जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है टारगेट जीएस विद रजत की शैक्षिक प्लेटफॉर्म पे, जिसके अंतर्गत आज जो आपकी चर्चा की जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। और इस सेशन में चर्चा होगी मॉडल पेपर 4, है ना। जैसा कि आपको मालूम है कि परीक्षा को ध्यान में रखकर स्पेशली जीएस के लिए जो है प्रैक्टिस सेट सेशन आपका चलाया जा रहा है और आज आपका सेट नंबर 4 होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं, है ना। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने साथ कापी पेन लेके बैठिए। जो चीज़ें आपको आती हैं उनको इग्नोर करिएगा, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनका एक फेयर नोट्स तैयार करिएगा और परीक्षा हाल में जाने से पहले 10 दिन पहले इसका रिवीजन कर लीजिएगा। निश्चित रूप से जो है जीएस में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पहले की अपेक्षा अच्छी रहेगी। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। एक तरफ दर्रे का नाम दिया गया है और एक तरफ जो है संबंधित क्षेत्र यानी जिन स्थानों को वह जोड़ता है यह आपको दिया गया है ना। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ना। सुमेलित को दिखाना है यहाँ पे और दर्रा है और संबंधित क्षेत्र है। आइए एक्सप्लेन करते हैं। झन्नाटेदार व्याख्या यहाँ पे होने वाली है और इस व्याख्या से आपको जो है प्रश्न आपको मिलने वाला है। ये भी संभव है कि ये प्रश्न हूबहू आपको ना मिले, दाएं बाएं आगे पीछे करके मिल सकता है। यदि आप व्याख्या को अच्छे से सुनते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको प्रश्न यहाँ से पक्का हो जाएगा। आइए, जोजिला दर्रा दिया है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। रोहतांग आपका दिया है मनाली को लेह से। बड़ा लाचा दर्रा मंडी लेह दिया है और एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है उपयुक्त सभी, है ना। सभी सुमिलित है। देखिएगा बारी बारी इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अगर जोजिला की बात करिएगा तो जोजिला दर्रा आपका पड़ता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, है ना। यह जो दर्रा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। पूछा जाए किस श्रेणी में स्थित है तो आप जास्कर श्रेणी में बताइएगा। और यह दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है ना। या तो लोकेशन आपसे पूछी जाएगी किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में है या किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। निश्चित रूप से ये आपका ऑप्शन क्या हो, सुमिलित है। ये तो आपका सुमिलित आपको मिल गया। रोहतांग दर्रा की चर्चा कर लीजिए। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है और यह दर्रा भी जास्कर श्रेणियों के मध्य में है और यह जोड़ता है मनाली को लेह से, है ना। तो यह दर्रा भी आपका सुमिलित है। निश्चित रूप से 2 ऑप्शन यहाँ पे आपके सुमिलित हो गए। रोहतांग दर्रा, इसी रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। र से रोहतांग, र से रावी याद रखिएगा। और इसी रोहतांग दर्रे में एक सुरंग है, अटल सुरंग, जो कि वर्तमान समय में भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। तीसरा देखिएगा बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा आपका कहाँ पड़ता है तो आप बताएंगे हिमाचल में। और यह दर्रा जो है मंडी को लेह से जोड़ता है। तो इस तरह से यह दर्रा भी क्या है, सुमेलित है। प्रश्न आपका यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पर आपको तीनों ही सुमेलित मिल रहे हैं, जोजिला श्रीनगर लेह, रोहतांग मनाली लेह और बड़ा लाचा आपका मंडी लेह, है ना। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित होने जा रहा है। चलिएगा प्रश्न संख्या 2 की अगर बात कर लीजिएगा। देखिए, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद तुलसी। पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूं और इस प्रश्न में जो ऑप्शन आपके दिए गए इस ऑप्शन की व्याख्या देखिए। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो हैं वह है कौन, तो ऑप्शन बी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है इस पत्रिका का संपादन किया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। राजा राम मोहन राय की अगर बात करिएगा तो राजा राम मोहन राय जो आपके कलकत्ता से बिलोंग करते थे और इन्होंने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। और किस वर्ष की थी तो वर्ष आपसे पूछा जाता है 1828, है ना। 1828 में कोलकाता में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है स्थापना की जाती है ब्रह्म समाज की। एक समाज सुधार संगठन था आपका। और राजा राम मोहन राय से प्रश्न आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। आधुनिक भारत के पिता इनको कहा जाता है। अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु इनको कहा गया है। और साथ ही साथ कभी कभी आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे जानना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे।
स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर बात करिएगा तो ये भी राजा राम मोहन राय की ही तरह एक समाज सुधारक रहे हैं, और इन्होंने 1875 ईस्वी में, इनका पर्टिकुलर याद रखिएगा वर्ष आपसे पूछा जाता है ना। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, संस्थापक राजा राम मोहन राय। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना होती है बम्बई में, और किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था, जो कि वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश, जो कि आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है ना। आगरा में इन्होंने एक पताका फहराई थी, और उस पताका का नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, है ना। चलिएगा, तो ये तो रही प्रश्न की आपकी व्याख्या। फिलहाल प्रश्न का उत्तर आपका सही हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर आपका उत्तर सही होने जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 की बात कर लीजिएगा। देखिए, 9 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को अलग करता है? इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन है, और ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई है, और इस प्रश्न को भी गलत करने की संभावना नहीं के बराबर होगी। आप यदि आप मुझसे पढ़े हैं, आप मेरे विद्यार्थी रहे हैं, तो इस प्रश्न को आप कतई भी गलत नहीं करेंगे। इस प्रश्न को तो आप सही करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इसके प्रश्न के ऑप्शन में जो अन्य मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं, उस प्रश्नों का भी व्याख्या खूब बढ़िया से आप कर लेंगे, है ना। देखिए, पहले 9 डिग्री की बात करते हैं। 9 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के बीच में है? तो आप बताएंगे लक्षद्वीप और मिनिकॉय, है ना। ये तो आपका प्रश्न रहा, 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो आप बताइएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। शेष को देख लीजिए, मालदीव मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? तो आप बताएंगे 8 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? तो आप बताएंगे यहाँ पे 10 डिग्री, है ना। तीनों चैनल आपसे पूछे जाते हैं। 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय, और लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ये जो आपके लिए नई चीज़ होगी, और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है या कौन सा पैसेज है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। और यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया ना, तो मैं समझूंगा कि आप इंडियन ज्योग्राफी के सभी प्रश्नों को हल करने का मादा रखते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेशनल इनकम का अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन में आपका फिरोज शाह मेहता हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले हैं। प्रश्न का उत्तर और फिर चारों ऑप्शन की व्याख्या, है ना, क्योंकि इन 4 ऑप्शन से भी प्रश्न आपके बनने वाले हैं ना। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी, है ना। दादा भाई नौरोजी जो हैं, जिनको कि वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से जाना जाता है इनको, और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष कह लीजिएगा, यानी पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। इस तरह से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी पुस्तक याद रखिएगा, पावर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी के संबंध में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि दादा भाई नौरोजी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो संख्या इनकी याद रखिएगा, 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष, पावर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को याद रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम, और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति आपके यही थे, है ना। हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय आपसे पूछे जाते हैं, उसका उत्तर भी आपका कौन होगा? दादा भाई नौरोजी होगा। ये तो रही ऑप्शन सी की व्याख्या। फिरोज शाह मेहता की अगर बात कर लीजिएगा, तो इनका एक बहुत ही फेमस समाचार पत्र है, वो आपसे पूछा जाता है बॉम्बे क्रॉनिकल, है ना। बॉम्बे क्रॉनिकल पूछा जाता है, बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक कौन है? तो आप बताएंगे फिरोज शाह मेहता। देखिए, जो आपके 20 प्रश्न हैं वो तो हैं ही, जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, व्याख्या जो दे रहा हूँ, इनको भी आप ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सेम टू सेम प्रश्न ना मिलके आपको व्याख्या से प्रश्न आपका मिल जाए, तो इसका फेयर नोट्स आपको बनाना ही है। व्योमेश चंद्र बनर्जी की बात कर लीजिए। व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
पहले अध्यक्ष रहे हैं। 1985 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आयोजन होता बैठक का, वह गोकुलदास तेजपाल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हुआ था और इसी में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वाराणसी अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और यह जो है आपके महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहे हैं और इनके द्वारा एक बहुत ही अच्छी संस्था कहिएगा, फेमस संस्था कहिएगा, स्थापित की गई थी। भारत सेवक समाज कहिए हिंदी में, या सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। उम्मीद करूँगा कि इन सभी चीज़ों को आप प्रॉपर अपने नोटबुक में नोट करेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 5वें की अगर बात कर लीजिएगा तो 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है? करंट का क्वेश्चन होगा आपके लिए और इम्पॉर्टेंट भी होगा, और इस प्रश्न को आप निश्चित रूप से नोट करिएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी पन्ने पे आपको शायद दिखाई दे जाए, है ना। 2 श्रेणियाँ याद रखिएगा, एक तो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म और एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म, दोनों का उत्तर अलग होगा, है ना। यहाँ पे जो पूछा गया है पहले मैं उसको बताता हूँ। पूछा गया है आपसे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, इसका पुरस्कार किसने जीता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाहुबली 2 द कंक्लूजन, है ना। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार पूछा जाए, बाहुबली 2 को लगाइएगा। और अगर आपसे पूछ देता कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म, अगर लोकप्रिय ना पूछे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, तब उत्तर आपका तुरंत बदल जाएगा और तब उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी सीक्रेट सुपर स्टार हो जाएगा, है ना। दोनों को आप नोट करेंगे, एग्जाम में ये प्रश्न आपका देखने को मिलेगा। चलिए, प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ पे 6 की बात कर लेते हैं, दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, पुलिस से लिखा है, पुलिस होगा यहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। हैदराबाद है, मसूरी है, अहमदाबाद है या फिर मुरादाबाद है ना। पहले प्रश्न का उत्तर और फिर चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? उत्तर आप बताइएगा। यह है हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसकी लोकेशन है। और यहीं पर ट्रेनिंग दी जाती है किनको? जो नवनियुक्त आईपीएस होते हैं। आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में। पहली चीज़, मसूरी उत्तराखंड में स्थित है, एक वहाँ का रमणीय स्थल है, घूमने फिरने का प्लेस है। आपकी सर्विस लगती है तो घूमने फिरने यहाँ पे जरूर जाइएगा, निश्चित रूप से घूमने का स्थान है, प्रकृति के सानिध्य में स्थित है क्षेत्र। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर, साबरमती नदी किनारे पे स्थित है। और मुरादाबाद, जहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी स्थित है, जहाँ पर जो एसआई ग्रेड के होते हैं अधिकारी, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? उत्तर आपका हो जाएगा हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 7 की बात कर लीजिएगा, दिया गया है निम्नलिखित में से कोयले की सर्वोत्तम किस्म है ना। निम्नलिखित में से कोयले की सबसे अच्छी किस्म है और कौन सी है? लिग्नाइट कोयला दिया है, पीट कोयला दिया है, एंथ्रासाइट दिया है और बिटुमिनस दिया है। देखिए, कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है, 4 प्रकार का कोयला आपको मिलता है और चारों प्रकार यहाँ पे आपका दे दिया गया है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, है ना। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे अच्छी किस्म, जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है, इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा एंथ्रासाइट कोयला, है ना। किसी भी कोयला की जो गुणवत्ता है निर्धारित की जाती है कि उसमें कितना कार्बन का मात्रा है, कार्बन की परसेंटेज कितनी है। सबसे अधिक कार्बन जिसमें होगा वह कोयला आपका सबसे अच्छा होगा। और इन चारों में सबसे अधिक कोयला कार्बन किसमें पाया जाता है? आप बताइएगा, एंथ्रासाइट में। 85 से 90% कोयला आपको मिलता है एंथ्रासाइट में। और सबसे अच्छी किस्म है, आग जल्दी पकड़ता है, एक बार जल गया तो समझ लीजिए कि अगले 6, 7, 8 घंटे जो है छुट्टी हो जाएगी, ऊर्जा देर तक देगा और काफ़ी अधिक मात्रा में देगा। तो सबसे अच्छी किस्म कहाँ मिलती है पूछी जाती है, तो कारगिल में, लद्दाख में, है ना। और एंथ्रासाइट कोयले का उत्पादन केवल एक ही जगह से होता है, यहीं से होता है, और जो भी निकाला जाता है विदेशों में
सप्लाई कर दिया जाता है, या फिर जो अपने यहाँ परमाणु भट्टियाँ हैं उसमें इनका यूज कर लिया जाता है। भारत में सबसे अधिक कोयला अगर पूछ दिया जाए कौन सा है निकलता है, आप बताएंगे बिटुमिनस। स्पेशली छोटा नागपुर का एरिया है ना, छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की जो कोयला की खदानें हैं वो आपकी इसी क्षेत्र में आएंगी, बिटुमिनस कोयले का उत्पादन करती हैं। और अगर देखा जाए तो यह जो है, याद रखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में भारत में निकलने वाला कोयला है। पूछ देता है कि जो बिटुमिनस श्रेणी का कोयला है वो किस क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है, तो क्रम चट्टान का नाम आप याद रख लीजिएगा, गोंडवाना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोयला जो खनिज है वह किस क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है, उत्तर आपका होगा गोंडवाना क्रम की चट्टान। लिग्नाइट कोयला तृतीय श्रेणी का कोयला है, इसमें जो कार्बन की मात्रा आपके 50 से 55% के आसपास होगी। इसका रंग भूरा होता है और यही कारण है कि इसको ब्राउन कोयला है ना, भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट कोयले की खान भारत में एकमात्र है। कमेंट सेक्शन में आपसे अपेक्षा रहेगी इसका उत्तर मुझे बताइएगा कि भारत में किस राज्य में या कौन सी खान ऐसी है जो कि लिग्नाइट कोयले का उत्पादन करती है। चलिए, पीट कोयला सबसे बेकार कोयला है, दलदली क्षेत्र में मिलेगा, कार्बन की मात्रा 40 से 45%, आग कम पकड़ेगा या बहुत देर में पकड़ेगा, धुआं ज़्यादा देगा, एनर्जी आपकी कम होगी। प्रश्न संख्या 8 की बात कर लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन है और करंट भी ऐसा कि 4 साल 5 साल पुराना है ना। मेंटली रूप से तैयार रहिएगा क्योंकि इधर 3-4 साल से परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं हुई हैं यूपी में, तो लास्ट 4 से 5 साल करंट आपको तैयार करना है ना। एक साल तो खूब डीपली पढ़िएगा और बाकी पहले के जो साल है उनको थोड़ा बड़े बड़े प्रतियोगिताओं को स्पेशली ध्यान रखिएगा, है ना। नवंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोत का निर्माण किया जाएगा, है ना। काफ़ी पुराना करंट है, जल्दी तैयार नहीं होगा और यह भी आपके लिए समस्या का सबब हो सकता है। फिलहाल मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको मैं बताता हूँ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कौन सा देश आपका है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सोवियत रूस, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की अगर बात कर लीजिएगा, भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन वंदे भारत का निर्माण कहाँ पर किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, इंजन रहित ट्रेन, पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन या भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, तीनों का उत्तर क्या है, वंदे भारत, है ना। तीनों का उत्तर आपका वंदे भारत है और वंदे भारत ट्रेन परीक्षा में आ रही है, आज आ भी चुकी है। जब ये बन के तैयार हुई थी उस समय इसका नाम क्या था, तो आप बताएंगे T18, है ना। T18 या टेलगो ट्रेन तत्कालीन नाम था, बाद में जब ये चली वाराणसी और दिल्ली के बीच में तब इसका नाम पड़ गया वंदे भारत। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इंजन रहित ट्रेन है और साथ ही याद रखिएगा सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन आपकी होगी। कहाँ पे इसका निर्माण किया गया है, ऑप्शन आप मुझे बताएंगे। इसका जो सही उत्तर है मैंने आपको पढ़ाया भी है, ICF चेन्नई, है ना। ICF चेन्नई यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण किया गया है। और पहली वंदे भारत ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच में चलाई जाती है, आप बताइएगा, वाराणसी और दिल्ली के बीच में, है ना। कपूरथला कहाँ पड़ता है, तो ये पंजाब में है, यहाँ पे रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। वाराणसी में DLW है जो कि अब BLW बनारस लोकोमोटिव वर्क्स हो चुका है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपके रायबरेली में भी है जहाँ पे रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 की बात कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। यह लाइन मैंने हर पेज पर लिखी है और इसलिए लिखी है ताकि इस लाइन को पढ़ने के पश्चात आपके अंदर एक जुनून जगे। वह जुनून ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले पेपर में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपका प्रश्न सही होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपके हल होने चाहिए। इसीलिए जोश भरने के लिए सामने ये लिख दिया गया है, टारगेट GS फिश रजत सर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। और ये लाइन हमेशा आपको अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ करती रहेगी। प्रश्न संख्या 10 की बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ को आप जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न आया हुआ है ना। भागवत गीता दिया है, रामायण दिया है, महाभारत दिया है या फिर बाइबिल दिया है, क्या इसका उत्तर हो सकता है। इसका जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन C। किस ग्रंथ को आप जय संहिता के नाम से जानते हैं, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाभारत। और याद रखिएगा महाभारत के बारे में, महाभारत की रचना किसने की है,
तो आप बताएंगे महर्षि वेद व्यास, है ना। अगर रामायण की बात करिए तो रामायण, जैसे महाभारत को आप जय संहिता कहते हैं, वैसे ही रामायण को भी लिख लीजिएगा। रामायण का जो नाम है चतुर्विंशति, है ना, चतुर्विंशति संहिता। तो ये दोनों ही नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। जय संहिता की बात करता है तो महाभारत, चतुर्विंशति संहिता की बात करता है तो आप रामायण बताइएगा। एक प्रश्न आपसे, मुझे आप बताएंगे भागवत गीता। भागवत गीता हिंदू धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। इसका आंग्ल अनुवाद किस राइटर ने किया है, किस लेखक ने किया है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। चलिएगा, आधा आपका पूरा हो गया है, 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए और अब हम 11वें पे आ गए हैं। इतना ही समय अभी आपको और देना है और समय के लिए ज़्यादा परेशान मत होइए। देखिए, ये ऐसे वीडियोस होते हैं ना, समय लेते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर इस एक वीडियो को अगर आपने अपने तैयारी के दौरान 5 बार कम से कम देख लिया ना, तो इसकी एक एक लाइनें अक्षरशः आपको याद हो जाएंगे। और ये ऐसे वीडियो हैं कि यहाँ से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। प्रश्न संख्या 11 पढ़ाए हुआ क्वेश्चन है, गलत आप करेंगे नहीं। निम्नलिखित में से किस शहर को आप पूर्व का ग्रास के नाम से भी जानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपका आया था यूपीएसआई जो आपकी लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। पूर्व का ग्रास के नाम से किसे जाना जाता है? बिजनौर, रामपुर, कन्नौज या फिर वाराणसी, है ना। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी, कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है, परफ्यूम सिटी के नाम से जानते हैं, इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ दे कन्नौज किस नदी के किनारे पर स्थित है तो गंगा बताइएगा, है ना। और बिजनौर से भी प्रश्न आपका बनना है। बिजनौर से एंट्री होती है गंगा नदी की और यहीं बिजनौर में जो है एक बांध आपका है कालागढ़ बांध, रामगंगा नदी पे स्थित है और यह जो है प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध होगा। रामपुर गंगा नदी किनारे है, फेमस किस लिए है तो आप बताएंगे चाकू उद्योग के लिए फेमस है। और वाराणसी की तो लीला ही अपरंपार है। वाराणसी के चूँकि आप रहने वाले हैं तो वाराणसी की रग रग से आप वाकिफ़ हैं। वाराणसी से कौन सा प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा, ऑफलाइन क्लासेस में मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। चलिए, प्रश्न संख्या 12 की बात कर लीजिएगा। दिया गया है भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है, ये आपसे पूछा गया है। बिस्मिथ है, यूरेनियम है, थोरियम है या फिर प्लूटोनियम है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है ऑप्शन सी, है ना, थोरियम का भंडार आपका है केरल में है। और केरल में याद रखिएगा मोनोजाइट बालू के कण पाए जाते हैं और उसी में इस तत्व की जो है अधिकता पाई जाती है। प्रश्न संख्या 13 की बात कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए। प्रश्न का स्वरूप मैंने चेंज कर दिया है। अगर मैं नॉर्मली प्रश्न को पूछ दूं तो 99% विद्यार्थी इसका उत्तर सही बताएंगे, लेकिन प्रश्न का स्वरूप मैंने जानबूझ के चेंज किया है। देखना चाहता हूं कि आप कितना डीपली पढ़ चुके हैं, है ना। वारिस अली पाक मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है ना। वारिस अली पाक मेले का आयोजन किस जिले में होता है प्रदेश के? शाहजहांपुर, हापुड़, बाराबंकी या फिर बहराइच। मैं आपको उत्तर देता हूं, इससे पहले मैं ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन करता हूं और बाद में इसका सही उत्तर मैं बताऊंगा। तब तक मैं आपसे उत्तर की प्रतीक्षा में रहूँगा, आपके कमेंट की प्रतीक्षा में लूँगा, है ना। देखिए, शाहजहांपुर की बात करिएगा। शाहजहांपुर में लगता है अढ़ाई घाट मेला, है ना। शाहजहांपुर में कौन सा मेला लगता है? आप बताएंगे अढ़ाई घाट मेला। और यही शाहजहांपुर में जो है आपका राजकीय गन्ना अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। हापुड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शहर, गंगा के किनारे पे स्थित है और यहाँ हापुड़ में सबसे छोटा जिला है, पहली चीज़ क्षेत्रफल के आधार पे। और यहीं हापुड़ में एक मेला लगता है गढ़मुक्तेश्वर मेला। बहराइच पूर्वांचल का क्षेत्र है और बहराइच में आपका कतरनिया घाट वन्यजीव विहार क्षेत्र पड़ता है और इसी बहराइच में आपका सैयद सालार उर्स भी है या इसी को गाजी शाह पाक मेला कहते हैं। तो 3 तो आपसे मैंने क्लियर कर लिया। जब मैंने 3 दे दिया तो बच गया क्या? जो बचा है वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बाराबंकी में आपका वारिस अली पाक मेले का आयोजन किया जाता है और इस वारिस अली पाक मेले को जो है आप
देवा शरीफ मेला भी कहते हैं, देवा मेला भी कहते हैं। यही मैंने कहा था कि अगर मैं देवा मेला कह के पूछा होता तो 99% इस प्रश्न का उत्तर पहले ही बार में 12 बंकी बताते, है ना। चलिए, दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। प्रश्न संख्या 14 की बात कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था, है ना। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनका निर्विरोध निर्वाचन किया गया था। यह भी आपसे प्रश्न पूछा आता है, इनके जस्ट कार्यकाल के बाद कौन जो है राष्ट्रपति के पद को ग्रहण किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, ज्ञानी जैल सिंह, है ना। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कह लीजिएगा और एकमात्र राष्ट्रपति कहिए या पहले राष्ट्रपति कहिएगा जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था, यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो कभी कभी इन पर भी ऐसे प्रश्न आपका बन जाता है। एम हिदायतुल्लाह ऐसे राष्ट्रपति जो कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे और राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करते समय चीफ जस्टिस थे ना, CJI थे। आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन होगा। देखिए, 22 जुलाई सन 2014 को किसने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। देखिए 2014 का क्वेश्चन है और चल रहा है 2023, है ना। तो 9 साल पहले का ये सेट है और इसको ध्यान रखिएगा। श्री राम नाईक दिया है, सूर्य प्रताप शाही दिया है, आशुतोष टंडन दिया है और ब्रजेश पाठक दिया है। पूछा गया है कि 22 जुलाई सन 2014 को किसने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री राम नाईक। आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन संविधान से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा क्या गया है उसको मैं देखता हूँ। एक तरफ सोर्सेज दिए गए हैं, स्रोत दिए गए हैं और दूसरी तरफ देश दिए गए, कहाँ से वह लिया गया है ना। देखिए, एकल नागरिकता ग्रेट ब्रिटेन दिया है, संघात्मक स्वरूप कनाडा दिया है, संविधान की उद्देशिका का विचार ऑस्ट्रेलिया दिया है और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी दिया है। पहले इसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तो आपका सी है। कौन सुमेलित नहीं है? सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो संविधान की उद्देशिका की विचार है यह लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, न कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यही अगर प्रश्न अगर पूछ देता कि संविधान की उद्देशिका की लैंग्वेज यानी भाषा कहाँ से ली गई है, भाषा शैली कहाँ से ली गई है, तो वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो पहले तो इन दोनों को चीज़ों को क्लियर करना होगा। पूछता कुछ है, लगाते कुछ आप कुछ और हैं, कहते हमारा प्रश्न सही हो गया, आते हैं मिलाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। संविधान की उद्देशिका का विचार मतलब USA संयुक्त राज्य अमेरिका, और संविधान की उद्देशिका की भाषा मतलब ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया। ग्रेट ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। एकल नागरिकता के अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदात्मक शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया और संसदात्मक स्वरूप, है ना। जो राष्ट्रपति की जो क्या कहते हैं उसे, हाँ, राष्ट्रपति की जो औपचारिक प्रधान के रूप में कंडीशन होती है भारत में, यह व्यवस्था भी ग्रेट ब्रिटेन से ही लिया गया है ना। कनाडा से संघात्मक स्वरूप लिया गया, निश्चित रूप से सुमेलित है आपका। और जो इमरजेंसी पावर है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, जर्मनी से ली गई हैं। 352, 356 और 360 याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा वह राज्य जहां पर सबसे पहले राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था, है ना। चलिए, आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम आपको बताना है। कौन सा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। न्यू साउथ वेल्स, तस्मानिया, विक्टोरिया या फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। न्यू साउथ वेल्स हो नहीं सकता है, तस्मानिया, विक्टोरिया हो नहीं सकता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो नहीं सकता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, कौन सा द्वीपीय राज्य है? तस्मानिया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तस्मानिया की राजधानी होबार्ट है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है ना। तो इनकी राजधानी भी आप याद रखिएगा। इन चारों ऑस्ट्रेलियाई प्रांतों की राजधानी आपको याद रखना होगा, क्योंकि प्रश्न को जब टफ करता है ना तो इनकी राजधानी भी आपसे पूछी जाती है। फिर से देखिए, न्यू साउथ वेल्स सिडनी, तस्मानिया की होबार्ट, विक्टोरिया की मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ।
18वां क्वेश्चन आज के सेशन का दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथक घराना उस नृत्य के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देता है ना। कौन सा कथक घराना है जो उस नृत्य के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देता है, और आध्यात्मिक नगरी कौन सी है। अगर थोड़ा भी गेस आप कर लिए ना तो इस प्रश्न का उत्तर आप गलत नहीं करेंगे। आध्यात्मिक नगरी की जब भी बात आती है या विश्व की प्राचीनतम नगरी की बात आती है, हमेशा उत्तर आपका वाराणसी होता है। और यहाँ पे शायद वाराणसी दिया भी है क्या, जी हाँ, ऑप्शन बी बनारस यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जो कथक घराना वह बनारस घराना है जो कि नृत्य के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देता है। उत्तर आपका बनारस हो जाएगा। आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन पढ़ाया गया क्वेश्चन है, गलत हुआ तो फिर आपको मार पड़ेगी निश्चित रूप से, क्योंकि हर क्लास में मैं ये चीज़ चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ आप लोग को, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्यासी भूमि के देश के रूप में जाना जाता है। अर्जेंटीना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर पराग्वे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी है। और क्या है, ऑस्ट्रेलिया आपका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश का अभाव होता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्व में तो बारिश होती है, पश्चिमी मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा क्या होता है, वह सूखा रहता है। चलिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा फिर आपका आ गया है। काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त रामप्रसाद बिस्मिल को किस जिले में फांसी दी गई थी, यह आपसे पूछा गया है। प्रयागराज दिया है, फैजाबाद दिया है, गोंडा दिया है या फिर गोरखपुर दिया है ना। प्रश्न का उत्तर आप गलत नहीं करेंगे। 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन होता है। सहारनपुर लखनऊ संभाग पे एक छोटा सा स्टेशन जहाँ पे ट्रेन को लूटा गया, असलहे लूटे गए थे, सरकारी खजाना लूटा गया था और 4 लोग इसमें पकड़े जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल उसमें मुख्य अभियुक्त आपके थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि बिस्मिल जी को कहाँ पे फांसी दी गई थी, प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखपुर जिला जेल में, है ना। इनके अलावा 3 लोग और थे जिनको की फांसी दी गई थी। प्रयागराज में किसको फांसी दी गई थी, रोशन सिंह बताइएगा। फैजाबाद में किसको फांसी दी गई थी, अशफाक उल्ला खां बताइएगा। गोंडा में किसको फांसी दी जाती है, तो गोंडा में संभवतः आपके थे राजेंद्र लाहड़ी। तो इन 4 का नाम भी आपको याद रखना होगा, है ना। ये 4 का नाम भी आपको याद रखना होगा। प्रयागराज में रोशन सिंह, फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां, गोंडा में आपका राजेंद्र लाहड़ी और गोरखपुर में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। 4 के 4 अभियुक्त थे काकोरी ट्रेन एक्शन के, है ना। तो ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जब ये सेशन ख़त्म हो जाता है तो अपने विचार आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपका सुझाव होगा वह आमंत्रित होगा इसके लिए, इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए। फ़िलहाल प्रश्नों का स्तर, प्रश्नों का लेवल एक बार बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा रहा है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इस वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। अगले दिन पुनः कल मैं आपके सामने 6 बजे सुबह उपस्थित रहूँगा ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।